वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग चेन ऑफ इन्फेक्शन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेजरवायर लिंक जो है वो रेजरवायर होगा और रेजरवायर हमारे पास इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो हम वेज टू ब्रेक चेन में प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करके हम लोग चेन ऑफ इन्फेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इंटरवेंशन में आएगा प्रॉपर हैंड हाइजीन, use of gloves, use of standard precautions and isolation techniques। पोर्टल ऑफ एग्जिट पे अगर हमारे पास होती हैं सेक्रीशंस, फीसिस, ब्लड, यूरिन एंड स्पूटम, तो उनको हम लोग कंटेमिनेशन प्रिवेंट करके किसी और ऑब्जेक्ट को या ऑर्गेनिज्म को कंटेमिनेट होने से बचा के तो हम लोग इसको चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। और इंटरवेंशन इसके लिए हमें चाहिए होंगी थ्रो हैंड हाइजीन, यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, नोट रिकैपिंग नीडल्स, handling sharps correctly, containing contaminated materials, disinfection, following medical aseptic practices and procedures। मोड ऑफ ट्रांसफर में अगर हमारे पास आ जाता है कंटेमिनेटेड हैंड्स, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड सप्लाईज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो हम ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करके और वेक्टर्स को एलिमिनेट करके। इसके लिए इंटरवेंशन हमें चाहिए होंगे यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, प्रॉपर हैंड हाइजीन, स्टीरिलाइजेशन, प्रॉपर क्लीनिंग एंड रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड्स, डिसइंफेक्शन, प्रॉपर डिस्पोजल, सर्जिकल एसेप्सिस, आइसोलेशन टेक्निक्स एंड पेस्ट कंट्रोल। उसके बाद लिंक में अगर हमारे पास एंट्रेंस होती है माउथ, ब्रेक इन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से, तो हम इसमें वेज यूज करेंगे पुट ओनली क्लीन थिंग्स इन माउथ, प्रोटेक्ट स्किन, प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। और इंटरवेंशन इसके लिए हम यूज करेंगे कीपिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ माउथ, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, गुड स्किन केयर, थोरो क्लींजिंग ऑफ स्किन बिफोर एन इन्वेसिव प्रोसीजर, covering skin breaks and use of standard precautions, for example goggles, face shields और masks, gloves and gowns। होस्ट लेवल पे अगर हमारे पास आ जाती है तो ससेप्टिबल पर्सन को हम लोग चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे ब्रेक करेंगे, प्रोटेक्ट नेचुरल बॉडी डिफेंस बाय गुड न्यूट्रिशन, गुड हाइजीन, एडिक्वेट स्लीप एंड डिक्रीज्ड स्ट्रेस। और इसके लिए हम लोग इंटरवेंशंस करेंगे असेस फॉर डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, प्रोमोटिंग नेचुरल बॉडी डिफेंस, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड प्रॉपर हैंड हाइजीन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का सोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास, कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन आता है। पेशेंट फ्लोरा हमारे पास आ जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के ऊपर जो अल्लाह ताला ने डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, जो नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारी स्किन का, हमारे बॉडी का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, हर बॉडी पार्ट का अलग से, वो हमें काज कर सकता है। उसमें आ जाता है कुटेनियस, जीआईटी, जेनिटो यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी। और कंटेमिनेटेड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूइड्स, फूड, एयर एंड मेडिकेशंस। इन्वेसिव डिवाइसेस में हमारे पास आ जाते हैं यूरिनरी कैथेटर, वेस्क्यूलर कैथेटर, एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोस्कोप, ड्रेनेज ट्यूब। एंड मेडिकल पर्सनल्स में हमारे पास इन्फेक्टेड कैरियर और कॉलोनाइज्ड आ जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन्स, मेडिकल पर्सन्स, जिसमें हमारे पास मेडिकल सारी टीम आ जाती है। रिस्क फैक्टर्स फॉर इन्फेक्शन टू अकर, एडमिशन एज एन इमरजेंसी टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। अब रिस्क फैक्टर्स हमारे पास जो जो हैं उसमें आ जाते हैं, अगर हमारे पास इमरजेंसी से आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिशन होता है, हॉस्पिटल स्टे लॉन्गर देन 7 days, अगर हॉस्पिटल का स्टे लॉन्ग हो जाता है, पेशेंट्स ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट्स, अगर कोई पेशेंट हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन के साथ आ जाता है जिसकी इम्यूनिटी स्लो है। न्यूट्रोपिनिया, अगर किसी को न्यूट्रोफिल्स की डेड हो जाते हैं या न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाती है, तो वो हमारे पास न्यूट्रोपिनिया में आ जाते हैं। अब इन्फेक्शंस के अकर होने के लिए कौन से रिस्क फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर, इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड एज ऑफ पेशेंट और डिजीज, ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं किसी इन्फेक्शन को काज करने के लिए। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस। डेफिनेशन, आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस डेवलपिंग और स्प्रेडिंग। जो इन्फेक्शंस के हमारे पास रिस्क होते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इस वजह से हो सकता है उनको प्रिवेंट करना, और उनके अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको आगे फैलने से रोकने को हम लोग प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बोलते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हमारे पास आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। हम अगर कोई प्रोग्राम इस कब पे चलाएंगे, स्टीरिलाइजेशन करेंगे,
एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करेंगे, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन यूज करेंगे, स्किन डिकंटेमिनेशन यूज करेंगे, सेफ एंड डिस्पोजल सेफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट करेंगे तो हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल करने के चांसेस होंगे। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे, आइसोलेशन करेंगे, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको आइसोलेट करेंगे। हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड डिजाइन को देखेंगे कि वो इन्फेक्शन कैरी करने वाले ना हो, इन्फेक्शन इलिमिनेट करने वाले हों। पर्सनल वेलफेयर, प्रोविजन ऑफ सेफ ब्लड, सर्विलेंस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें हमारे पास इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से और ग्रो करने से रोकती है। अच्छा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमारे पास यूक्यू है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी जाता था एमसीक्यूज में, तो जरूर ही आता है अगर क्वेश्चन में ना भी आए तो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम सेल्फ पे यूज करते हैं खुद को जर्म्स से बचाने के लिए, और जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है उससे पेशेंट को बचाने के लिए। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लव्स, एप्रन्स, गाउन्स, प्रोटेक्टिव आईवेयर, फेस शील्ड एंड मास्क। हैंड हाइजीन अब हमारे पास आ जाती है। हैंड हाइजीन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। WHO ने हमें 5 मूवमेंट्स दिए हैं हैंड हाइजीन के, 5 ऐसे जगह या 5 ऐसे स्टेप्स जहां पे हमें हैंड वॉश जरूर करने चाहिए ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। नंबर 1 पे बिफोर पेशेंट कॉन्टेक्ट, बिफोर एन एंटीसेप्टिक टास्क, आफ्टर बॉडी फ्लूइड्स एक्सपोजर, even if wearing gloves, after patient contact, after contact with patient surroundings। इसमें हमारे पास ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर एंड आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग। ये हमारे पास हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम हैंड को वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम एक नॉर्मल मिकदार जो होती है हमारे पास उसकी हैंड वॉश की, या जो भी हमारे पास सोप है या जो भी चीज़ है उसकी अप्लाई करेंगे। उसके बाद स्टेप 1 में रब पाम्स टुगेदर, स्टेप 2 में रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स, इसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी हैंड वॉशिंग की। स्टेप 3 में हमारे पास आ जाता है इंटरलेस फिंगर्स एंड रब हैंड टुगेदर, फिंगर्स को एक दूसरे में घुसा के तो हमने उनको रबिंग करनी है। उसके बाद स्टेप 4 में आ जाता है इंटरलॉक्ड फिंगर्स एंड रब द बैक फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स, इसमें हम लोग फिंगर को इंटरलॉक करके तो फिंगर्स की बैक को हम लोग रब करते हैं। उसके बाद हम लोग एक हैंड से दूसरे हैंड के थंब को करते हैं और ये सारे स्टेप्स वाइस वर्सा हो रहे होते हैं, पहले राइट हैंड से लेफ्ट को, फिर लेफ्ट से राइट को। स्टेप 6 पे हमारे पास आ जाता है रब फिंगर टिप्स ऑन द पाम ऑफ बोथ हैंड्स। इसमें क्या होता है कि हमारे नेल्स में जो पार्टिकल्स या जो माइक्रोब्स रह जाते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। देन हमें रब बोथ हैंड्स रिस्ट इन रोटेटिंग मैनर, दोनों रिस्ट को रब करना है, रिंस एंड ड्राई थोरोली। अब हमने रिंस करना है और ड्राई थोरोली करना है। अब ड्राई करने में ये नहीं कि हमने टॉवल यूज करना है और उसके ऊपर जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको फिर से कैरी कर लेना है। ड्राई करने के लिए हमने जो हैंड ड्रायर हमारे पास प्लेस होते हैं मेडिकल फील्ड में उनसे ड्राई करना है। Have you any questions, students? You can ask in the comment section.